को इतना बेटर बनाइए, उसको ड्यूरेबल बनाइए, रिलायबल बनाइए। अपने कस्टमर्स का ट्रस्ट आपको गेन करने की जरूरत है, ठीक है। अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को ड्यूरेबल बना करके, परफॉर्मेंस के हिसाब से, जो प्रोडक्ट है परफॉर्मेंस बेस्ड है तो उनको, उनका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। जैसे आपकी वॉच हो गया, आपका वॉशिंग मशीन, फ्रिज हो गया, तो दीज आर द परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोडक्ट। तो इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे, ये ड्यूरेबल रहे, ठीक है। अब जैसे मैंने ईयरफोन लिया एग्जाम्पल के लिए, अब ईयरफोन अगर कितना भी ब्यूटीफुल हो, लेकिन हो सकता है कि वो प्रॉपरली जब काम नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा, तो मेरे लिए वो यूजलेस है, राइट। आइदर इट दैट इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। तो जो प्रोडक्ट लुक्स पे बेस्ड है तो उनके लिए लुक अच्छा कीजिए, जो परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोडक्ट है उनकी परफॉर्मेंस को आप इफिशिएंट बनाइए, सर्विसेज क्वालिटी आप अच्छी प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। और डिलीवरी सिस्टम आप अच्छा रखिए प्रोडक्ट का, आपके ब्रांड का इससे नाम होता है। जैसे अमेजोन है, उसकी डिलीवरी सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि वो बहुत कम टाइम में, और हो सकता है कि जितना वो टाइम लेता है, जितना टाइम वो बेसिकली बोलेगा कि 15th को पहुंचेगा, 15th मई को, तो वो आपको उससे पहले प्रोडक्ट डिलीवर करवा देता है। तो लाइक एक तरीके से कह सकते हैं कि एक रिलायबल सिचुएशन मेंटेन करना है आपको, अपने रिलायबल बेसिकली रिलायबिलिटी को मेंटेन करना है, ड्यूरेबिलिटी मेंटेन करना है, परफॉर्मेंस मेंटेन करना है, क्वालिटी मेंटेन करना है, फीचर्स एंड फॉर्म्स, पैकेजिंग, स्टाइलिंग वगैरह इतना यूनिक रखिए कि दूसरे लोग उसको कॉपी ना कर पाए। सर्विस, डिलीवरी, क्वालिटी, सब चीज में आपको बिल्कुल डिफरेंट रहना, किससे? कॉम्पिटिटर से। तभी आपकी ब्रांड का नॉलेज होगा, ब्रांड डेवलपमेंट होगा, ब्रांड ग्रोथ करेगा, ब्रांड की इक्विटी हाई होगी। ब्रांडिंग में किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नो ठीक मैम। है, नेक्स्ट हम लोग चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है। सर्विस क्वालिटी वगैरह ये आप लिख सकते हो कि किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं ब्रांड, तो उसमें ये सारे पॉइंट्स लिख लेना, ड्यूरेबिलिटी, सर्विस क्वालिटी, परफॉर्मेंस, फीचर्स, पैकेजिंग, ठीक है। फिर आप रिलायबिलिटी, कस्टमर लॉयलिटी, ये सब चीजों को आप लिख सकते हो कि इसमें मैनेज द ब्रांड में। क्लियर है सबको? नेक्स्ट चलिए हम नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अच्छा, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में कितने लोगों ने सुना है? पीएलसी के बारे में? यस मैम। क्या होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल? जो प्रोडक्ट का अभी सिचुएशन है, फ्लक्चुएशन यहाँ पे नापा जाता है, हाई है कि डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, या फिर एक्सपेक्टेशन से बाहर है, एक्सपेक्टेशन से अंदर है मैम। जैसे पहला हो जाता है इंट्रोडक्शन स्टेज होता है मैम, जहाँ पे प्रोडक्ट पहली बार ही वहाँ पे। बोलो विश्वजीत। वेरी नाइस। लेकिन अब मैं आप लोगों को बताती हूँ पीएलसी क्या होता है। किसी भी आवाज प्रोडक्ट, क्लियर? हाँ बोलो, ठीक है। यही होता है, ठीक है मैम। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैं समझाती हूँ क्या है आपका। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया जाता है तो वो कितने दिन तक मार्केट में सस्टेन करेगा। आफ्टर ऑल वो मार्केट में कब जाकर उसका डिक्लाइनिंग स्टेज आएगा, यानी कह सकते हैं कि वो मार्केट में कितने दिन तक ठहरेगा, उसका लाइफ साइकिल क्या होगा। जैसे किसी ह्यूमन बीइंग का लाइफ साइकिल क्या होता है? इन्फेंट, उसके बाद फिर वो थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर टीनेजर्स, फिर अडल्ट, उसके बाद ओल्ड एज, एंड आफ्टर दैट डाइड। तो दैट इज द ह्यूमन लाइफ साइकिल। द सेम सिचुएशन इज विद द प्रोडक्ट, कि जब प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया तो उसका जो एंडिंग या फिर बोल सकते हैं डिक्लाइनिंग स्टेज क्या होगा और कब होगा और उसकी क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में यहाँ पर आपके 5 स्टेजेस हैं, जिसके बारे में सबसे पहले लिखिए इंट्रोडक्शन। सबसे पहले लिखिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सॉरी पहले फर्स्ट राइट प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, ग्रोथ, मैच्योरिटी।
ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। लिख लिया? सबसे पहले प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। ठीक है। सी द प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज का मतलब क्या होता है? ये बेसिकली प्रोडक्ट को लॉन्च करने या प्रोडक्ट को मार्केट में लाने से पहले का स्टेज है। अच्छा, आप लोगों में से बहुत लोगों ने सुना होगा डालडा, एम्बेसडर, गाड़ियां, ये सब चीजें सुनी होंगी। अभी कहीं नजर आता है क्या डालडा? अभी नजर उतना नहीं आता है ना डालडा? अब रिफाइन आ गया तो हाँ, डालडा नजर नहीं आता है। पहले वीसीडी वीसीआर था, आप देखा है क्या वीसीडी वीसीआर किसी ने? मतलब पहले यस मैम, यस मैम, यस मैम। तो ये सारी चीजें तो ऐसा हुआ ना कि एक टाइम के बाद ये मार्केट में बिल्कुल दिखने बंद हो गए, वीसीडी वीसीआर नहीं दिखने लगे। फिर आप बहुत सारे कैसेट के जो आपके शॉप वगैरह थे, वो सब शॉप वगैरह दिखने बंद हो गए, क्योंकि इनका मार्केट में डिमांड खत्म हो गया, कंज्यूमर इनके चेंज हो गए। क्यों भाई कंज्यूमर बदल गए? क्यों उनका टेस्ट चेंज हुआ? क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आई। अब इंटरनेट इतना सस्ता है कि लोग मूवी देखना होता है तो दे डोंट वांट टू गो टू बाय द कैसेट, बल्कि वो देख सकते हैं आराम से अपने मोबाइल पे, राइट? बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गए हैं, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया आपका, ठीक है। तो लाइक बिकॉज ऑफ दिस ओनली नाउ वीसीडी एंड वीसीआर आर नॉट डिमांडेड, राइट? और बहुत सारी ऐसी आपकी कंपनीज या बोल सकते हैं कि आपके चैनल्स आ गए जो पूरे टाइम मूवीज दिखाती रहती है। तो इसके बाद वीसीडी वीसीआर खत्म ही हो गया बिल्कुल। तो बहुत सारे रीजंस हैं क्योंकि प्रोडक्ट क्यों मार्केट में खत्म हो जाता है। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड नहीं होता है उतना प्रोडक्ट, ठीक है, सॉरी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के लिए चेंज हो जाता है। फिर कुछ नया टेस्ट बदल जाता है लोगों का। तो बहुत सारी कंडीशंस है, ठीक है। कुछ नया टेक्नोलॉजी के साथ नया प्रोडक्ट आता है जो इजी टू यूज है, पहले वाले से इजी टू यूज है। तो ये सारी रीजंस की वजह से प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइन हो जाता है। लेकिन खैर हम वहां तक बाद में पहुंचेंगे, पहले मैं बता देती हूँ कि आपको सबसे पहले जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज क्या होता है। सो प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज का मतलब ये होता है कि यहाँ पर हम प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले जो भी प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज करते हैं ना, जैसे हम कुछ आइडिया जनरेट करते हैं कि ऐसा प्रोडक्ट लेकर आना है, मार्केट रिसर्च करते हैं कि प्रोडक्ट को कहाँ सेल करेंगे। तो लाइक एक तरीके से हम प्री प्लानिंग कर रहे होते हैं या फिर एक आउटलाइन रेडी कर रहे होते हैं प्रोडक्ट को मार्केट में उतारने से पहले, ठीक है, कि हम प्रोडक्ट में कौन से सेल्स प्रमोशन यूज करेंगे, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या रखेंगे। तो लाइक यहाँ पर हम प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, प्रोडक्ट को बनाते हैं, लेकिन प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं करते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले की जितनी भी एक्टिविटीज है, इसको हम इंक्यूबेशन स्टेज भी कहते हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट और इंक्यूबेशन, INCUBATION, इंक्यूबेशन स्टेज, इसको हम इंक्यूबेशन स्टेज भी कहते हैं और प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज भी कहते हैं। यहाँ पर आपका जो भी होगा आइडिया को आप जनरेट करेंगे, प्रोडक्ट के डिजाइन के बारे में सोचिएगा, प्रोडक्ट को कहाँ लॉन्च करना है, प्रोडक्ट को कैसे लॉन्च करना है, प्रोडक्ट को कितने प्राइस में लॉन्च करना है, इन सब के बारे में हम इस स्टेज में सोचते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज। क्लियर है? लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि मैं कोई स्पेक्स की कंपनी स्पेक्स निकालने वाली हूँ, स्पेक्स प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने वाली हूँ, स्पेक्टिकल्स को। तो ऐसे केस में अब मुझे किस टाइप के डिजाइन बनाने हैं, किस टाइप के फ्रेम्स बनाने हैं, कितना प्राइस में अवेलेबल कराना है मुझे कंज्यूमर्स को, ये सब चीजों के बारे में मैं पहले प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद तो नहीं सोचूंगी ना, प्रोडक्ट को पहले ही सोच लूंगी प्रोडक्ट के बारे में। तो इसको कहते हैं इंक्यूबेशन और प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज। जब एक बार आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज फुलफिल हो गया, जब आप एक बार आपने प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ डिसाइड कर लिया, समझ लिया, कहाँ पर मार्केट रिसर्च वगैरह सारा काम कर लिया, उसके बाद आप प्रोडक्ट को लॉन्च करोगे, जिसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज। यानी प्रोडक्ट को मैं मार्केट में लेके चली गई, यानी प्रोडक्ट को मैंने मार्केट में लॉन्च कर दिया। अब मेरा प्रोडक्ट हर एक जगह पे, यानी जो मेरा टारगेट मार्केट था वहां पर अब मेरा प्रोडक्ट दिख रहा है। जैसे मान लो कि मैंने एग्जाम्पल में पटना में मैंने लॉन्च किया, ठीक है, पटना में मैंने अपने स्पेक्स की कंपनी को लॉन्च किया, तो मैं पटना के अब बहुत सारे एरियाज में मेरे अब स्पेक्स मिलने शुरू हो गए, यानी इंट्रोडक्शन मैंने करा दिया, इंट्रोड्यूस करा दिया अपने प्रोडक्ट को मार्केट में। अब जब इंट्रोडक्शन स्टेज होगा तो यहाँ पर कुछ कुछ सिचुएशन आएगा जो बहुत ध्यान से समझना कि मेरी कंपनी क्योंकि नई है तो हो सकता है कि बहुत लोगों को मेरे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ना हो। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन स्टेज में कोई भी कंपनी बहुत ज्यादा हाई एडवर्टीजमेंट करेगी अपने प्रोडक्ट का, यानी मैं बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट करूंगी प्रोडक्ट का। एडवर्टीजमेंट करने पर भी जरूरी नहीं है कि सब लोगों को अवेयरनेस मिले। बहुत सारे कंज्यूमर जो होंगे वो मेरे प्रोडक्ट को यूज करने से रेसिस्ट करेंगे। रेसिस्ट करना यानी कि रोकेंगे। रीजन बिहाइंड इट इज लाइक कि उनका ट्रस्ट बिल्ड अभी तक हुआ नहीं है मेरे प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट नया है मार्केट में।
तो यहाँ पर कस्टमर जो है वो रेसिस्ट करेंगे, जो कस्टमर खरीद सकते हैं मेरे प्रोडक्ट को वो शायद नहीं खरीदेंगे। पर मेरा प्रोडक्ट को कौन खरीदेगा फिर? हु विल बाय माय प्रोडक्ट? जो पर्सन थोड़े से इनोवेटर होंगे, जो थोड़े से एक्सपेरिमेंटल नेचर के होंगे, जिनको नए नए प्रोडक्ट को एक्सपेरिमेंट करने की हैबिट होगी, तो उस केस में वैसे कंज्यूमर्स मेरे प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। लेकिन इंट्रोडक्शन स्टेज हमेशा ही किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव स्टेज होता है, क्योंकि आप बिल्कुल नए प्रोडक्ट, बिल्कुल आप इन्वेंट्री कॉस्ट वगैरह आपको मैनेज करना पड़ेगा। बहुत हाई लेवल से आपने अपने प्रोडक्ट को मार्केट में उतारा है, ठीक है, बहुत ज्यादा आपके पास स्टॉक होगा क्योंकि आपने बहुत सारे प्रोडक्ट को ऑलरेडी प्रोड्यूस कर लिया होगा। फिर स्टोरेज के खर्चे हो गए, उसके अलावा फिर आप बहुत ज्यादा हाई एडवर्टीजमेंट करिएगा, एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट कीजिएगा ताकि लोग आपके प्रोडक्ट को जाने, ठीक है। रेवेन्यू आपका एज सच उतना नहीं आएगा जितना आपने बेसिकली पैसे को इन्वेस्ट किया होता है इस स्टेज में, यानी आपका रिटर्न उतना होगा नहीं इंट्रोडक्शन में, क्योंकि लोग उतना खरीदना नहीं चाहेंगे ना। क्यों नहीं खरीदेंगे? क्योंकि मेरे प्रोडक्ट के बारे में कोई जानता नहीं है। अब टाइटन का स्पेक्स कोई भी खरीद लेगा, लेंसकार्ट का खरीद लेगा, लेकिन कोई मेरा नहीं खरीदेगा क्योंकि मेरे प्रोडक्ट के बारे में कोई जानता नहीं है। अब यहाँ पर जो मेरे कुछ कस्टमर्स बनेंगे इंट्रोडक्शन स्टेज में, हो सकता है कि वही आगे चल के मेरे लिए लॉयल कस्टमर भी बन जाए अगर मेरा प्रोडक्ट की क्वालिटी उनको पसंद आएगी तो लाइक इन इंट्रोडक्शन स्टेज में जो नए प्रोडक्ट हैं वो बेसिकली आएंगे मार्केट में, नया प्रोडक्ट को लाया जाएगा। इस समय पे जो ग्रोथ होगा वो बहुत ज्यादा लो होगा, कस्टमर्स रेसिस्ट करेंगे, कस्टमर परचेज नहीं करना चाहेंगे प्रोडक्ट को। कुछ इनोवेटर्स और एक्सपेरिमेंटल कस्टमर हो सकता है खरीद ले, रेवेन्यू बहुत ही लो होगा, एडवर्टीजमेंट बहुत हाई होगा, खर्च बहुत हाई होगा, मैनेजमेंट का कॉस्ट बहुत हाई होगा, इन्वेंट्री का कॉस्ट बहुत हाई होगा, ठीक है, और रिटर्न नहीं होगा। ये होगा इंट्रोडक्शन स्टेज में सिचुएशन, ठीक है। आप क्या करोगे? आप कोशिश करोगे कि आप ज्यादातर लोगों को, मतलब यहाँ पर आप कॉस्ट इंट्रोडक्शन स्टेज में आप ना 3-4 कैटेगरीज यूज कर सकते हो। या तो आप प्रोडक्ट को बहुत हाई रेट में लेकर आओ अगर आपने सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करना है, या तो आप प्रोडक्ट को लो कॉस्ट में लेकर आओ। तो मेरा ऐसा मानना है कि ज्यादातर कंपनीज जो होती है वो जब एंटर होती है मार्केट में तो प्रोडक्ट को वो लो कॉस्ट में लेकर आती है। जैसे कोई कंपनी है, सैमसंग है, एप्पल है, तो ये जब कंपनी प्रोडक्ट लेकर आती है नया तो ये हाई कॉस्ट में इसलिए लेकर आती है क्योंकि इनको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्रांड है और इनका ब्रांड का ऑलरेडी नाम है, तो वो महंगे भी बेचेंगे तो चल जाएगा। लेकिन अगर मेरा ब्रांड भी न्यू है और मैं प्रोडक्ट भी नया लेकर आई हूँ तो मैं पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करूंगी, यानी प्राइस में प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा लो रखूंगी इस स्टेज में, इंट्रोडक्शन स्टेज में, और मैं बहुत सारे लोगों को इंड्यूस करूंगी, इन्फ्लुएंस करूंगी कि वो मेरे प्रोडक्ट को परचेज करे। तो मैं उनको फ्री ट्रायल दूंगी, हो सकता है कि मैं एक पे एक फ्री उनको दे दूं चश्मा का ये लेंस, ये आपका फ्रेम, कि भाई आप एक चश्मा लीजिए, मैं एक पे आपको एक फ्री दे दूंगी। तो लाइक आई विल ट्राई टू मेक द कस्टमर्स, बट नॉट, वो बनेंगे नहीं, क्योंकि इंट्रोडक्शन स्टेज हमेशा ही आपका नॉन प्रॉफिटेबल स्टेज होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर मैं कुछ आउटलेट्स वगैरह में ही अपना डिस्ट्रीब्यूशन कराऊंगी, जो भी, जैसे मैंने पटना सोचा था तो मैं पटना के कुछ एरिया से बोरिंग रोड में ही मैंने अपने कुछ आउटलेट्स 2-3 में मैंने अपने प्रोडक्ट को सेल मतलब दे दिया, ठीक है। अब वो मेरे प्रोडक्ट को सेल करेंगे, प्रमोशन हाई होगा, सेल्स कम होगा, ठीक है। और ये स्टेज पूरा का पूरा किसमें होगा? ये होगा आपके इंट्रोडक्शन स्टेज में। क्लियर है सबको? इंट्रोडक्शन में क्या सिचुएशन होगा प्रोडक्ट का? Yes, ma'am. यस मैम। स्टेज में क्या होता है? इंट्रोडक्शन स्टेज में बेसिकली सिचुएशन क्या होती है? अब ग्रोथ स्टेज में जब आपका प्रोडक्ट पहुंचता है, देखो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो शायद इंट्रोडक्शन स्टेज में ही फेल हो जाती हैं, तो वो आगे के स्टेज को बेसिकली क्रॉस ही नहीं कर पाती हैं। लेकिन अगर मेरा, मान लो कि मेरा ये स्पेक्स का जो काम था वो बहुत अच्छा चल गया इंट्रोडक्शन में, मतलब ये मैं बेसिकली सस्टेन कर गई मार्केट में, मान लो मेरा प्रोडक्ट जो है वो ग्रोथ स्टेज में पहुंच गया। जब प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज में पहुंचेगा तो मेरे जो कस्टमर्स होंगे जिन्होंने मेरे प्रोडक्ट को परचेज किया होगा उनको क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, अब वो रिपीट परचेज कर रहे हैं, यानी अपने, मान लो किसी फैमिली में किसी के हस्बैंड ने खरीदा अगर ये स्पेक्स, तो अब उसके घर में उसकी वाइफ को भी जरूरत है तो खरीद रहे हैं, उसकी बच्चों को जरूरत है तो भी उसी कंपनी का, मेरी कंपनी का परचेज कर रहे हैं स्पेक्स। रीजन बिहाइंड इट इज लाइक द, यहाँ कस्टमर जो है वो लॉयल बनने शुरू हो जाएंगे, और हो सकता है कि माउथ पब्लिसिटी भी बहुत हाई हो जाए, क्योंकि मान लो कि जिस पर्टिकुलर पर्सन ने यूज किया हो वो क्वालिटी के बारे में बताएगा कि भाई ये वाला लीजिए स्पेक्स का ग्लास और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है।
तो लाइक यहाँ माउथ पब्लिसिटी होने लगेगी। जो कस्टमर्स मेरा इंट्रोडक्शन स्टेज में प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाह रहे थे, वो ग्रोथ स्टेज में मेरे कस्टमर बनने लगेंगे और नए नए कस्टमर्स एड ऑन होंगे। यहाँ रेवेन्यू जो होगा, यहाँ पर जो मेरे प्रॉफिट होगा वो बहुत ज्यादा हाई होगा। क्यों बहुत ज्यादा प्रॉफिट हाई होगा? क्योंकि मेरा जो प्रोडक्ट है वो ग्रोथ स्टेज में है, कस्टमर्स बहुत ज्यादा बन रहे हैं। इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या हुआ था कि जो पर पर्सन कॉस्ट है वो मुझे बहुत महंगा पड़ रहा था, ठीक है। यहाँ पर मुझे पर पर्सन कॉस्ट कम हो जाएगा क्योंकि कस्टमर्स बहुत सारे हैं, ठीक है। लोग मेरे प्रोडक्ट के बारे में जानने लगेंगे, अवेयरनेस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होगी, ग्रोथ स्टेज में होगी। प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, एडॉप्टर्स बहुत सारे होंगे, ठीक है। रैपिडली सेल्स इंक्रीज होगा। मार्केट का जो शेयर है, मान लो कि मैं बस पटना के बोरिंग रोड में सेल कर रही थी, अब मेरा मार्केट शेयर बढ़ गया और मैंने पटना के बहुत सारी रीजन्स में, कंकड़बाग, जगदेव पथ, ये सारे एरियाज में मेरे मार्केट बनने लगे, यानी मैंने मार्केट कैप्चर करना शुरू कर दिया, ठीक है। अवेयरनेस जगेगा लोगों के बीच में, लोग जानने लगेंगे, ठीक है। कंज्यूमर का डिमांड बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा प्रोडक्ट को लेकर के। तो ये सारा चीज मेरे ग्रोथ स्टेज में होगा, जहां पर मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बहुत बढ़ जाएगी। अब मैं सक्सेसफुल हो रही हूँ धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट को लेकर, आई एम बिकमिंग सक्सेसफुल बिकॉज आई एम इन ग्रोथ स्टेज और मेरा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। जब रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, तो मैं अब कंपनी में टिक जाऊंगी, ये मुझे पता लग गया। अब ग्रोथ स्टेज में कंपनी मेरी चल रही है, मुझे भी पता है, ठीक है। अब एक मैच्योरिटी स्टेज आता है जिसको हम कहते हैं पीक सेल, जहां पर एक हाई लेवल की सेलिंग जो है प्रोडक्ट की हो गई, ठीक है। अब वहां पर से जो है लो कॉस्ट पर पर्सन भी है, ठीक है। लेकिन मैच्योरिटी स्टेज के बाद मैं सीधे डिक्लाइनिंग स्टेज में जाऊंगी क्योंकि मैच्योरिटी स्टेज में कॉम्पिटिटर्स मार्केट में एंटर हो गए। अब मैं ये प्रोडक्ट बना रही थी, अब मेरे साथ 10 और कॉम्पिटिटर नए नए मार्केट में एंटर हो गए। मैं ये स्पेक्स जो था, मतलब जो मिनिमम कॉस्ट का स्पेक्स था, वो मेरे पास था मान लो 1000 रुपीज का। तो हो सकता है कि जो दूसरी कंपनीज आए, वो हो सकता है कि 500 रुपए 600 रुपए में ये प्रोडक्ट को मेरी ही क्वालिटी जितना अच्छा और अच्छे एडवांस और नए फीचर के साथ इंट्रोड्यूस कर दे। अब यहाँ पर जब मैच्योरिटी स्टेज में यही चीजें आएंगी कि आपका जो सर्विसेज वगैरह तो आपने बहुत अब यहाँ पर कॉम्पिटिटर्स आ चुके हैं, ठीक है। प्रॉफिट हाई है, स्टेबल प्रॉफिट है, हाई प्रॉफिट है, ठीक है। इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशंस भी, बेनिफिट वगैरह भी है। लेकिन कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आ जाएंगे तो कंज्यूमर्स के पास अल्टरनेटिव ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कंज्यूमर चाहे तो वो मेरी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदेंगे, अदरवाइज वो दूसरी कंपनी की तरफ मूव कर जाएंगे। तो यहाँ पर ये लेवल ऐसा होगा जहां पर बेसिकली मैं चाहूँ तो कुछ प्रोडक्ट में चेंजेस ला सकती हूँ, जैसे नई सर्विस ऐड ऑन कर दिया, अपने प्रोडक्ट में चेंज लेकर आई। लेकिन अगर मैंने ये सारी चीजें नहीं किया तो ऑब्वियसली मैं मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझसे बेटर मार्केट में अवेलेबल है, मेरी कंपनी से बेटर प्रोडक्ट दूसरी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। तो मैच्योरिटी स्टेज में क्या कंडीशंस होगा, जो आपका प्रॉफिट होगा हाई एंड स्टेबल प्रॉफिट होगा। न्यू कॉम्पिटिटर्स मार्केट में एंटर हो जाएंगे। लो कॉस्ट, मतलब यहाँ पर आप प्रोडक्ट का कॉस्ट लो कर सकते हो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्राइस स्ट्रैटेजी आप अपना लोगे कि कॉम्पिटिटर जितना प्राइस रखता है उतने ही प्राइस में मैंने भी सेल करना स्टार्ट किया। मार्केट मेरा डाइवर्सिफाई है तो मार्केट मेरा डाइवर्सिफाई रहेगा, ठीक है। कॉम्पिटिटर्स को मैच करने के लिए वही मैं प्राइस वगैरह में थोड़ा बहुत चेंज कर सकती हूँ, और हो सकता है कि मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट की क्वालिटी में भी चेंजेस लेकर आऊँ, थोड़ी सी सर्विस वगैरह एक्सटेंड कर दूं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वही सिचुएशन आएगा कि बहुत सारे कस्टमर मेरे दूसरे ब्रांड की तरफ स्विच कर जाएंगे। क्लियर है? अब मैच्योरिटी स्टेज के सिचुएशन में कुछ टाइम तक तो कंपनी हाई पीक सेल पे थी, अब मेरी कंपनी बिल्कुल मैच्योरिटी स्टेज से नीचे की तरफ आ गई, बिल्कुल नीचे, यानी कि मेरा अब जितने भी कॉम्पिटिटर्स थे उसने मेरे बिजनेस को स्टील कर लिया। स्टील यानी चोरी कर लिया, मेरे आइडियाज वगैरह जो भी थे मेरे से बेटर लेकर आ गए थे वो। मैच्योरिटी के बाद मैं सीधे नीचे जाऊंगी डिक्लाइन, क्योंकि मेरे कस्टमर्स दूसरे प्रोडक्ट की तरफ मूव कर गए, दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट की तरफ, ठीक है। और अब उन जो यहाँ पर डिक्लाइन हो जाएगा सेल, डिक्लाइनिंग स्टेज में मेरा सेल्स डिक्लाइन हो गया, बिल्कुल ही नीचे चला जाएगा, कम हो जाएगा। कस्टमर्स वगैरह जो है वो दूसरे ब्रांड की तरफ मूव हो जाएंगे, कुछ लॉयल कस्टमर्स होंगे तो होंगे, अदरवाइज वो भी सारे दूसरे प्रोडक्ट की तरफ मूव हो जाएंगे, ठीक है। प्रॉफिट वगैरह डिक्लाइन हो जाएगा, सेल्स डिक्लाइन हो जाएगा। प्राइस कट करने की मैं कोशिश करूंगी, इसके लिए कट प्राइस करने के लिए मैंने जो बहुत सारा एरिया में अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही थी मैं,
उसको कम कर दूंगी, ठीक है। मैं प्रमोशन प्रोडक्ट का कम कर दूंगी। क्यों प्रमोशन कम कर दूंगी प्रोडक्ट का? ताकि भाई मैं कॉस्ट कटिंग करना स्टार्ट कर दूंगी ना, क्योंकि अब मुझे लॉस हो रहा है, तो मैं लॉस में ज्यादा दिन तक मार्केट में सस्टेन नहीं कर सकती। तो मैं अब यहाँ पर अपना कॉस्ट कटिंग शुरू कर दूंगी। बहुत सारी एरियाज में जो मैं मार्केट में प्रोडक्ट को सेल कर रही थी, वो सारी एरियाज को बेसिकली मैं छोड़ दूंगी, अब कम कर दूंगी। बहुत लिमिटेड एरियाज में मैं अपना प्रोडक्ट सेल करूंगी। कुछ लॉयल कस्टमर्स होंगे तो बस वही प्रोडक्ट खरीदे देंगे तो खरीदेंगे, अदरवाइज मेरा प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, यानी मार्केट से बिल्कुल ही गायब हो जाएगा, बिल्कुल ही खत्म। तो डिक्लाइनिंग स्टेज में समझ आ गया कि कैसे कैसे प्रोडक्ट बढ़ रहा है आपका। सबसे पहले प्रोडक्ट को हमने लॉन्च किया, फिर यहाँ से इंट्रोडक्शन हुआ, पहले यहाँ पर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यहाँ से इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद ग्रोथ, ग्रोथ के बाद मैच्योरिटी, और मैच्योरिटी के बाद डिक्लाइन। तो ग्राफ इज लाइक समथिंग दिस। ग्राफ जो है, आप लोग ओपन कीजिए पेज नंबर, थर्ड सेमेस्टर के बुक में पेज नंबर 78 ओपन कीजिए सारे लोग। तो पहले प्रोडक्ट को डेवलपमेंट किया, यानी कि आपने लॉन्च करने से पहले आपका बिल्कुल स्टेज 0 पे होगा, क्योंकि आपने प्रोडक्ट को मार्केट में नहीं उतारा है। उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन किया, तो बहुत स्लाइड सा ऊपर गया ग्राफ, यानी कि इंट्रोडक्शन स्टेज में बस थोड़े बहुत कस्टमर्स आपके बनेंगे। उसके बाद एकदम से एक स्टेज के बाद जब बहुत ज्यादा अवेयरनेस हाई हो गया, आपके प्रोडक्ट के बारे में लोग जानने लगे, तो एकदम से प्रोडक्ट जो होगा वो ग्रो करने लगेगा, यानी सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट स्टेज में जाएगा। मैच्योरिटी में क्या सिचुएशन होगा कि वहां पर मुझे एकदम हाई लेवल का प्रॉफिट हो गया, पीक प्रॉफिट जिसको हम कहते हैं वो होगा। उसके बाद थोड़ी दिन के बाद वो स्टेबल और हाई प्रॉफिट वाले स्टेज में रहेगा। उसके बाद जब वो प्रॉफिट जब एकदम से स्टेबल होने लगा, कॉम्पिटिटर्स मार्केट एंटर होने लगे मार्केट में, तो एकदम से प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइन होने लगा, और धीरे धीरे एकदम ही मेरा प्रोडक्ट खत्म हो गया, मार्केट से गायब हो गया। एक टाइम के साथ, और बोल सकते हैं टाइम के साथ सेल्स एंड प्रॉफिट जो है वो डिफरेंट स्टेज में एंटर करता है, यानी आपका प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट स्टेज में एंटर करता है। इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? नो मैम। एनीवन हैव डाउट?